अकोला के जुने शहर में पथराव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार 91 आरोपियों की पुलिस हिरासत 19 मई को खत्म हो गई है। उसके बाद जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने इनकी पुलिस हिरासत 24 मई तक बढ़ा दी है। इस मामले की जांच स्थानीय क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अकोला शहर के जुने शहर पुलिस थाना अंतर्गत कुछ इलाके में 13 मई की रात 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद पथराव भी हुआ, जिससे पूरे शहर में तनाव था। इस मामले में गिरफ्तार 91 आरोपियों की पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी गई है। इस मामले की जांच अब स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस कर रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भाजपा पर सामाजिक कलह पैदा कर राजनीतिक विवाद खड़ा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। अंबादास दानवे अकोला में दंगा प्रभावित इलाके का दौरे पर आए थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अंबादास दानवे ने सवाल किया है कि क्या त्र्यंबकेश्वर, शेगांव और अकोला में तनाव जानबूझकर धार्मिक कलह पैदा करने के लिए की जा रही है। अकोला में एक वायरल पोस्टर को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। अंबादास दानवे ने कहा कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो गृह विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दानवे ने स्थानीय नेताओं पर भी आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक नितिन देशमुख, पूर्व विधायक गजानन गुरुजी, संजय गावंडे, जिला प्रमुख गोपाल दातकर, अतुल पवनीकर, दिलीप बोचे उपस्थित थे। केली पाहिजे। नाशिकमध्ये जी घटना घडलेली त्यातलं नाशिकचे स्थानिक त्र्यंबकेश्वरचे नागरिक पूर्णपणे नाराज आहे। त्या ठिकाणी एक प्रथा आहे, एक परंपरा आहे दरवर्षी त्या ठिकाणी येण्याची। ठीक आहे, मुस्लिमांनी त्या मंदिरात जाऊ नये असं म्हटलं, परंतु या मंदिराच्या पायरीपर्यंत त्या गावातले काही हिंदू बांधव दरवर्षी काही पूजा अर्चा करायला येत असतात। मला असं वाटतं महाराष्ट्रात नव्हे देशात अशा काही कित्येक गावात, अजमेरलाही आपण चादर चढवायला जातातच ना, कित्येक लोक जातात। देशाचे राष्ट्रपती येऊन गेले तिथं, मग त्याला काय म्हणणार आपण? प्रत्येक ठिकाणी अशी परंपरा आहे, पण भारतीय जनता पार्टीला पावलोपावली सगळ्या ठिकाणी जातीयतेचं राजकारण करायचं आहे। जातीयवाद या देशात, या महाराष्ट्रात भडकवायचा आहे, दंगली घडवायचा आहे आणि दंगली करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करते, असं मी सुस्पष्टपणे बोलणार। इस बार गर्मी के मौसम में अकोला जिला विदर्भ में सबसे गर्म है। चौथी बार अकोला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अकोला में पारा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के आलम को देखते हुए नागरिकों को गर्मी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। रोजाना बढ़ रहे तापमान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अकोला जिले में आने वाले दिनों में तापमान नया रिकॉर्ड बनाएगा। यह तापमान दिन ब दिन बढ़ने लगा है। साथ ही आने वाले मॉनसून तक गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। शुक्रवार को भी अकोला विदर्भ में सबसे गर्म रहा, जबकि शनिवार को अकोला का न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल में हुई बारिश के बाद अब मई के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण जिले के तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो रही है। अकोला में कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ पूर्व कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में किसानों को खरीफ फसल की बुआई पर मार्गदर्शन किया गया। विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता कम है और शुष्क भूमि फसलों की उत्पादकता में कमी है। इसके साथ ही पानी की कमी के कारण मिट्टी से फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी आदि का फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कपास और सोयाबीन की फसलों के साथ उपयुक्त अन्य फसलें लगाकर बारिश में उतार चढ़ाव होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर शरद खड़ाक ने किसानों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि एकीकृत खेती के तरीके समय सम्मानित है और टिकाऊ कृषि के लिए मिट्टी की उर्वरकता, फसल रोटेशन, गोबर, गौमूत्र, दूध और कृषि के लिए पशुधन और परिवार के सदस्यों के योगदान जैसे फसलों का चयन समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद सदस्य व विधायक अमोल मिटकरी, विधायक रणधीर सावरकर, विठल सरप, हेमलता अंधारे, जिला परिषद कृषि एवं पशुपालन सभापति योगिता रोकड़े, महाबीज प्रबंध निदेशक सचिन कलंत्रे और अन्य अधिकारी समेत बड़ी संख्या में जिले के किसान उपस्थित थे। यंत्र निवड झाली आणि त्यांना 4 लाख कोटेशन तर याच्यामध्ये ही योजना आहे अभियांत्रिकी योजना याच्यामध्ये एसीएमसीसाठी जास्तीत जास्त 1 लाखाचा अनुदान मिळतं आणि किंवा 50% दोन्हीपैकी एक आहे त्याच्यामुळे 1 लाख जे अनुदान मिळालेलं आहे ते बरोबर पिकाचा विमा त्यांना मिळालेला नाही। त्यांचं म्हणणं आहे की सोयाबीनचं नुकसान झालं आणि काही कास्तकारांनी ऑनलाईन तक्रार केली त्यांना पैसे मिळाले आणि काही
अकोला जिले के वाड़ेगांव बालापुर मार्ग पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुअर दाल को इटारसी की ओर ले जा रहा यह ट्रक वाघोड़ी नाके के संकरे पुल में फंस गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वाड़ेगांव बालापुर मार्ग पर वाघाड़ी में संकरा पुल दुर्घटना संभावित स्थल बन गया है। वाड़ेगांव वासियों की इस पुल को चौड़ा करने की मांग कई दिनों से प्रलंबित है। इस जगह पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस जगह पुल के चौड़ीकरण का काम आगे नहीं बढ़ा। इसी मार्ग पर तुअर से लदा ट्रक फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक व सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बुल्ढाना शहर में घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा के पार्ट शनिवार को बुल्ढाना पहुंचे। इस दौरान विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिमा पूजन किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए गायकवाड़ ने इस प्रतिमा का लोकार्पण के बारे में जानकारी दी। बुल्ढाना शहर के संगम चौक पर शिव स्मारक समिति के माध्यम से हिंदू स्वराज के संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की 51 फीट ऊंची 5 टन पंचधातु अश्वरोही प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ये प्रतिमा भारत का एकमात्र भव्य शिव स्मारक है। बुल्ढाना में शिव प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक संजय गायकवाड़ ने शहर के संगम चौक पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की अश्वरोही प्रतिमा का पूजन किया और 1 महीने के भीतर प्रतिमा को खड़ा करने का कार्य पूरा हो जाएगा और इस शिव स्मारक पर मावलों, हाथियों, तोपों और ढोल वादकों के लिए सामग्री भी आ जाएगी। 24 घंटे शुरू रहने वाले इस स्मारक पर 1 करोड़ रुपए की लाइटिंग भी लगाई जाएगी, जिसका काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये शिव स्मारक अगस्त के अंत तक पूरा हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सितंबर महीने में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की अश्वरोही प्रतिमा का उद्घाटन करने बुल्ढाना आएंगे। ऐसी जानकारी संजय गायकवाड़ ने दी है। 1 कोटी रुपयाची याची जी लाइटिंग आहे, जी 12 महिने आपण 365 दिवस वेगळी ठरवत, त्या लाइटिंगचं देखील काम अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। फार फार तर ऑगस्टच्या एंड पर्यंत हे सगळे स्मारक, शिवरायांच्या स्मारकासह इतर सगळी स्मारकं ही बुलढाणा शहरामध्ये सुसज्ज होतील। सप्टेंबर महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी, अमित शहाजी आणि गरज पडल्यास आणखी काही मंत्री गडकरीजी यांच्या सर्वांच्या शुभ हस्ते आणि सर्व बुलढाणेकर आणि सर्व शिवभक्तांच्या साक्षीने या सर्व स्मारकाचं लोकार्पण या ठिकाणी होणार आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के गारटकर गांव में रहने वाले एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गांव के एक कुएं में व्यक्ति का शव मिला है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के गारड़गांव के किसान महेंद्र लक्ष्मण जामोड़े पिछले कुछ दिनों से चिंतित थे। लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्याज की फसल खराब हो गई थी। ऐसे में वो आर्थिक संकट में आ गए थे। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे वो घर से शौच करने और खेत में घूमने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन काफी देर तक वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सुबह 10:30 बजे से करीब महेंद्र जामोड़े की चप्पल गारड़गांव में मोहम्मद जुबैर भाई के खेत में कुएं के पास मिली। खामगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। काला धन रखने वालों को अब हिसाब देना पड़ेगा, जबकि सफेद धन वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बयान दिया है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि जिस किसी के पास सफेद धन है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने काला धन जमा किया है तो उसे बदलने में जरूर परेशानी होगी। 2000 ची नोट ही सर्क्युलेशन मधनं बाहेर काढण्याचा निर्णय झालाय। त्याला काही आता इलिगल ठरवलेलं नाहीये, तर ऑक्टोबर पर्यंत ही सर्क्युलेशन मधनं बाहेर काढायची आहे। त्यामुळे ऑक्टोबर पर्यंत या नोटा तुम्हाला बदलता येतील। त्यामुळे ज्यांच्याकडे कायदेशीर नोटा असतील, ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा असेल, अशा कोणालाही चिंता करण्याची गरज नाही। कोणी काळा पैसा जर जमा करून ठेवला असेल तर त्याला बदलताना त्रास नक्कीच होणार आहे, कारण शेवटी त्याला हे सांगावं लागणार आहे की इतक्या नोटा आल्या कुठनं। सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की 2000च्या नोटा किंवा अशा कुठल्याही नोटा बदलल्यानंतर त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा जो मागच्या वेळी डिमॉनिटायझेशन नंतर आपल्या लक्षात आला की जी फेक करन्सी आपल्याकडे पुश करण्याचा प्रयत्न ISI सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून होतो, तो प्रयत्न याच्यातनं पूर्ण उधळला जातो। मागच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे जे इनपुट्स मिळाले त्यातनं मोठ्या प्रमाणात फेक करन्सी जी आहे त्याच्यावर आपण बंधनं घालू शकलो आणि मला असं वाटतं की या निर्णयामुळे एकीकडे जो फेक करन्सी पुश करण्याचा प्रयत्न आहे त्याच्यावर आळा येईल आणि दुसरीकडे ज्यांनी नोटा जमा करून ठेवल्या असतील त्यांना हे सांगावं लागेल की या नोटा आल्या कुठल्या।
2000 के नोट चलन से बाहर करने का मोदी सरकार का अचानक लिया गया फैसला केवल सरकार के मित्र मंडली को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा आरोप कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने लगाया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने अपने आरोपों में कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ों के 2000 के नोटों को दबाए रखा है, लिहाजा इस नोटबंदी के जरिए उनके काले धन को सफेद किया जा रहा है। ही नोटबंदी कुठल्या उद्देशाने केली? खरं तर ज्या नोटा चलनात आलेल्या होत्या 2000च्या त्या जवळपास 8 लक्ष कोटीच्या वर होत्या, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये आणि चलनामध्ये 10%च 2000च्या नोटा व्यवहारात होत्या। आणि अशा परिस्थितीमध्ये या नोटा गेल्या कुठे डंप झाल्यात? तर ह्या सगळ्या मोठ्या कॉर्पोरेट सेक्टरच्या लोकांनी या नोटात 2000च्या नोटांचा गोळा करून ठेवून केलं किंवा डंप केलेत। अशा अनेक मोठ्या उद्योगपती असतील किंवा विविध कॉर्पोरेट सेक्टरच्या लोकांनी म्हणा किंवा उद्योगपतींनी हा पैसा दाबून ठेवलेला आहे आणि तो पैसा काळा करायसाठीच ही 2000ची नोटबंदी केली असावी असं आमचा स्पष्ट आरोप आहे। याचं कारणही असं आहे की व्यवहारामध्ये कुठल्याही सामान्य माणसाकडे या नोटा नाहीत। कुठल्याही आपण पाहतोय की मार्केटमध्ये या नोटा दिसत नाही, गायब झाल्या आहेत त्या सगळ्या नोटा 2000च्या। याचाच अर्थ ह्या संपूर्ण 2000च्या नोटा विशिष्ट लोकांनी करून ठेवलेल्या आहेत, गोळा करून ठेवलेल्या आहेत आणि आता ते कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या माध्यमातून, जसं गुजरातमध्ये झालं, एका कोऑपरेटिव्ह बँकेनी आणि पतसंस्थेनी जवळपास 400 कोटी रुपये वाईट करून घेतलेत नोटा गोळा करून। तर असा प्रकार होण्याची दाट शक्यता आहे आणि याचा फायदा थेट सरकारच्या जवळच्या लोकांना होईल अशा प्रकारचं हे प्रयोजन आहे। म्हणूनच या नोटबंदीचा निर्णय केला असावा असा आमचा आरोप है। गोंदिया जिले का नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प बाघों के लिए अब नया सुरक्षित जंगल बनता जा रहा है। पहले से ही यहाँ 11 बाघ मौजूद है और जिसके बाद अब चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प से 2 बाघिनों को इस जंगल में छोड़ा गया है। इन 2 बाघिनों के आने के बाद नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। खास बात तो ये है कि वन विभाग ने व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की संख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए पहली बार ये प्रयोग किया है। इस मौके पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प अब बाघों के लिए नई जन्नत बनने जा रहा है। पहले से ही यहाँ 11 बाघ मौजूद है और फिर से चंद्रपुर के जंगल से 2 बाघिनों को इस टाइगर रिजर्व में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। 2 बाघिनों के आने के बाद नवेगांव नागजीरा जंगल में बाघों की संख्या 13 पर पहुँच गयी। नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प में 2 बाघिनों को वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की उपस्थिति में शनिवार को छोड़ा गया। वैसे इससे पहले नवेगांव नागजीरा जंगल में 9 बाघ तथा 2 बाघिन कुल 11 बाघ है। बाघों में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्रेमियों की मांग पर 2 बाघिनों को निलय विश्राम गृह के सामने छोड़ा गया। इसके आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प में बाघ, तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय आदि प्राणी नजर आते हैं। अब यहाँ इन 2 नए बाघिनों के आने के बाद बाघों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में पहली बार इस तरह का अभिनव प्रयोग बाघों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ बाघों की तुलना में बाघिनों की संख्या काफी कम है और इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए और चंद्रपुर से बाघों का पुनर्वास किया जा रहा है। ये प्रदेश में पहला प्रयोग है, इसीलिए वन विभाग ने इसकी पहले से ही काफी तैयारी की थी। जिस जगह पर बाघों को छोड़ा गया वहाँ जाली और हरे रंग के नेट घेर दिए गए। इसके साथ ही बाघों पर निगरानी के लिए मचान भी बनाए गए हैं। दुनिया में 193 देश है, जिनमें से केवल 14 देशों में ही बाघ है। इन 14 देशों में भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के कुल बाघों में करीब 65% बाघ भारत में है और अगर अपने देश की बात करें तो अधिकांश बाघ विदर्भ में है। नवेगांव नागजीरा के जंगल में इन दोनों बाघिनों के सहजता से ढलने के बाद भविष्य में 3 बाघों को फिर से छोड़ा जाएगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।